नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। तो बीजेपी ने 5 विधानसभा चुनाव जो राज्यों में हुए उसमें से 4 राज्यों में जीत हासिल कर ली है और ये वही राज्य है जहां पर पहले ही बीजेपी की सत्ता थी। यानी कि जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था उसके बावजूद बीजेपी ने यह साबित कर दिया है कि चुनाव में बीजेपी को हराना बिल्कुल भी आसान नहीं है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो शानदार जीत दर्ज करते हुए सत्ता में वापसी कर ली है। बीजेपी की इस जीत के साथ कई मिथक भी टूटे हैं। राज्य में 37 सालों के बाद कोई पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता में आई है। बीजेपी की जीत के बाद लखनऊ से लेकर दिल्ली तक जश्न का माहौल है। लखनऊ के बीजेपी दफ्तर में जीत की होली भी खेली गई। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास को जनता का आशीर्वाद मिला है। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता ने विपक्ष को सबक सिखा दिया है और अब बारी मुद्दों पर फिर से खरे उतरने की है। लेकिन इस जीत का मजा थोड़ा सा इसलिए किरकिरा हो गया क्योंकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से अपनी सीट जो है वो हार गए और जैसे ही नतीजे सामने आए, हार की खबर सामने आई, उसके बाद सिराथू विधानसभा सीट पर हंगामा भी देखने को मिला। समाजवादी पार्टी गठबंधन की उम्मीदवार पल्लवी पटेल ने सिराथू विधानसभा सीट से केशव प्रसाद मौर्य को 7,337 से ज्यादा वोटों से हराया है। हालांकि जबरदस्त हंगामे जो है वो देखने को मिला है। पथराव के साथ साथ फायरिंग तक हुई है। जिस वक्त ये सब हो रहा था उस वक्त सपा गठबंधन की उम्मीदवार पल्लवी पटेल मतगणना केंद्र पर मौजूद थी। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके कहा कि मैं जनता के फैसले को विनम्रता पूर्वक स्वीकार करता हूं। तो पल्लवी पटेल के लिए एक बहुत बड़ी जीत उन्होंने दर्ज की है। डिप्टी सीएम को हराया है और जीत के बाद उन्होंने कहा कि जनता के विश्वास की यहां पर जीत हुई है और वो पूरी कोशिश करेंगी कि जनता ने जो विश्वास उन पर जताया है उनकी उम्मीदों पर वो खरा उतरेंगी। हमारे साथ आज सिराथू विधानसभा से प्रत्याशी हुई कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को हराकर विजयी हुई है पल्लवी पटेल। यहाँ पर सपा अपना दल गठबंधन की प्रत्याशी थी। मैडम, आपका एनडीटीवी से बात करने के लिए शुक्रिया। मैडम, जिस तरीके से आप सिराथू में मुश्किल घड़ियों में चुनाव लड़ी हैं, वो भी इतने बड़े चेहरे से, तो आप इसमें किस तरीके की आपकी लड़ाई हुई है, किस मुद्दों को लेकर? देखिए, मेरी लड़ाई यहाँ की जनता के सहयोग से बहुत आसान हो गई थी। जनता ने मुझे हाथों हाथ लिया है जब से मैं इस क्षेत्र में आई हूँ और मैंने ये कोशिश की है कि जो उनकी उम्मीदें मेरे साथ बंध गई हैं और जिस प्रकार का निर्णय आज यहाँ निकला है, मैं ये कोशिश करूंगी कि जो उम्मीदें उन्होंने मुझसे की है मैं उनको पूरा कर पाऊँ। जिस तरीके की ट्रोलिंग हो रही थी आपके कन्वेंसिंग के टाइम पे और जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा था जनता को, उसे लेकर आप क्या सोचती हैं? मेरा सिर्फ यही कहना है, मैंने पहले भी आगाह किया और आज भी आगाह करती हूँ कि मैं अपने लोगों के खिलाफ कोई भी बात ना सुनूंगी, ना मैं किसी को करने की परमिशन दूँ। आपकी माता जी हार गई लेकिन आप जीती हैं, तो आप सिराथू को कितना महत्वपूर्ण लेके चलेंगे? देखिए, ये सीट जो है ये मेरे गठबंधन के जो नेतृत्व थे माननीय अखिलेश यादव जी और राजमाता कृष्णा पटेल जी, उन दोनों ने ही मेरे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां दी थी और तब मुझे यहाँ भेजा था। और आज मैं बहुत फख्र से कह सकती हूँ कि मैंने अपने नेतृत्व को वो चीज 100% करके दिखा दी है और जिसमें आप सभी लोगों का बहुत बहुत सहयोग रहा है। थैंक यू। एनडीटीवी के लिए कौशाम्बी से बात करते हैं। तो आपको कुछ आंकड़ों के जरिए दिखाते हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश और अलग अलग राज्यों में बीजेपी ने जीत की जो कहानी लिखी है, क्या वोट प्रतिशत जो है वो कहता है। आपको दिखाते हैं आंकड़ों के जरिए कि उत्तर प्रदेश की जो कहानी है और अलग अलग राज्यों में किस तरह की स्थिति जो है वो पैदा हुई है। वोट शेयर जो है उसके आंकड़े दिखा रहे हैं और जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं उसमें अगर हम बात करें तो उत्तराखंड को छोड़कर सभी राज्यों में बीजेपी का वोट प्रतिशत जो है वो बढ़ा है। आप देख सकते हैं 5 में से 4 राज्यों में जीत दर्ज की है और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर 3.5% से ज्यादा वोट शेयर बढ़ा है और कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस का 3.5% से ज्यादा वोट शेयर घटा है। वहीं मणिपुर की बात करें तो यहां पर भी बीजेपी गेन कर रही है और कांग्रेस ने यहां पर -17.2% वोट शेयर जो है वो अपना लूज किया है। गोवा की बात करें तो यहां पर भी करीब 2% की बढ़त है वोट शेयर में बीजेपी को और -5.9 यानी करीब 6% का नुकसान यहां पर कांग्रेस को वोट शेयर का दिख रहा है। पंजाब में भी बीजेपी गेन करती हुई नजर आ रही है और यहां पर करीब 2.5% के करीब की बढ़त देख सकते हैं वोट शेयर में बीजेपी की। और अगर कांग्रेस के वोट शेयर की हम बात करें तो यहां पर -15.6% तक वोट शेयर जो है पंजाब में कांग्रेस का गिरा है। अंदाजा लगा सकते हैं जब
वहां पर किसान आंदोलन का असर इतना देखने को मिला था और कांग्रेस की ये स्थिति है, मुख्यमंत्री अपनी दोनों सीटें हार गए हैं। उत्तराखंड की हम बात करें तो सिर्फ ये एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर कांग्रेस ने गेन किया है वोट शेयर में 5.2% का उसे फायदा हुआ है और यहां पर बीजेपी ने 1.8% -1.8% जो है यहां पर वोट शेयर का बीजेपी को थोड़ा नुकसान देखने को मिला है। अब आपको वो इलाके दिखाते हैं जहां पर समाजवादी पार्टी जो है उसने अच्छी तरह से परफॉर्म किया है। यहां पर आप देख सकते हैं कि एसपी का जो प्रदर्शन है उसमें कहां पर सुधार देखने को मिला है। मुख्यतः रोहिला खंड है, पूर्व है और अवध का जो इलाका है वहां पर हम देख रहे हैं कि सपा ने अच्छा प्रदर्शन किया, एक तरह से यहां से उसने पूरी सीटें जो निकाल ली हैं। और बीजेपी के अगर शानदार प्रदर्शन की बात करें तो यहां पर पश्चिम, जिसको लेकर बहुत ज्यादा हम खुद बीजेपी डरी हुई थी कि पश्चिम से शायद उन्हें हार का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन वहां पर अच्छा प्रदर्शन किया है। उसके अलावा उत्तर पूर्व है, दोआब है, बुंदेलखंड में भी बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया है और यहां पर वोट शेयर जो जिस तरह के आए हैं सामने उससे भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदर्शन बीजेपी ने उन इलाकों में भी अच्छा किया है जहां पर खुद बीजेपी को बहुत ज्यादा उम्मीद देखने को नहीं मिल रही थी और उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश खासा मायने रखता है। यूपी में बीएसपी, कांग्रेस और अन्य पार्टियों के जो वोट प्रतिशत है उसमें 18% की कमी आई है और ये जो 18% है इससे आपको कहीं ना कहीं अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह का फायदा जो है, ये जो आंकड़े गिरे हैं विपक्षी पार्टियों के, उसका फायदा किस तरह से हुआ है। तो बीजेपी प्लस कांग्रेस प्लस अन्य जो है 4% जो है वो बीजेपी के खाते में यहां पर जाता हुआ नजर आ रहा है और जो बीजेपी और उसके सहयोगी हैं उनका वोट शेयर जो है वो 45% यहां पर उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है और एसपी का 36%, यानी कि जो विपक्षी पार्टियों का निकला है 14% वोट शेयर जो है वो समाजवादी पार्टी का जरूर बढ़ा है और वो कहीं ना कहीं बता रहा है कि वोट शेयर में समाजवादी पार्टी को फायदा हुआ लेकिन सत्ता से वो फिर से एक बार पीछे रह गई है। इन विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के वोट में 14% और बीजेपी के वोट 4% का इजाफा हुआ है, जो आपको इस ग्राफिक्स के जरिए और इसके पिछले वाले ग्राफिक्स के जरिए हमने समझाया कि वोट शेयर जो है वो जरूर बढ़ा है। और अब उसकी बात करते हैं कासगंज सीट की, जिसको लेकर हमेशा ये कहा जाता है कि जो कासगंज जीतता है सरकार उसी की बनती है और 13वीं बार भी ऐसा ही हुआ है। कासगंज की सीट बीजेपी के खाते में गई है और एक बार फिर से बीजेपी जो है वो सत्ता में आई है। जो कासगंज को लेकर जो चल रहा है यानी कि वो सिलसिला अभी भी जारी है। और हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला का, जिन्होंने पूरे लगातार उत्तर प्रदेश में चुनाव को कवर किया है। सौरभ, हम जानते हैं कि ये जो जीत है ये बीजेपी के लिए बहुत मायने रखती है, लेकिन हम अगर कुछ इलाकों की बात करें तो पश्चिम में जहां पर हम देख रहे थे कि आरएलडी से एक भावनात्मक जुड़ाव था लोगों का, किसानों का मुद्दा चल रहा था, वहां पर एसपी जो गठबंधन था उससे ज्यादा बीजेपी ने वहां पर अच्छा प्रदर्शन किया है। किस तरह से देख रहे हैं आप इस जीत को बीजेपी के लिए, और जहां पर खुद बीजेपी उम्मीद नहीं कर रही थी वहां पर भी बढ़त मिली है? देखिए, इसके दो अहम बिंदु हैं। पहला बिंदु कि सबको लग रहा था कि किसान आंदोलन का असर होगा, बीजेपी को बहुत नुकसान होने वाला है, किसान आंदोलन में तमाम किसानों की मौत हो गई, राकेश टिकैत हैं, बयानबाजी और अखिलेश यादव के साथ में जयंत चौधरी थे, जाट वोट मिलेगा, पर बिल्कुल नहीं, किसान आंदोलन में कोई असर नहीं दिखा। और जो ध्रुवीकरण 2013 में हुआ था और लग रहा था कि किसान आंदोलन ने वो मुसलमान और जाटों के बीच खाई पाट दी है, हिंदू मुसलमान के बीच खाई पाट दी, वो खाई पटी नहीं है, भले उसको लेकर के लोग बोलते नहीं हैं, लेकिन लोगों के दिमाग में, जहन में वो बात है। यही वजह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां धर्म बहुत ज्यादा हावी रहता है वहां पर समाजवादी पार्टी और गठबंधन का जो प्रदर्शन है वो बेहद खराब रहा है, क्योंकि वो ध्रुवीकरण हुआ लेकिन इस बार लोग बोले नहीं, उनके दिमाग में, जहन में पहले से ही था, तो वो जाकर के बीजेपी को वोट करके आए, ये बीजेपी के फेवर में गया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि जहां पे धर्म आधारित राजनीति कम होती है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, वहां पर समाजवादी पार्टी ने काफी अच्छा किया है। जैसे आजमगढ़ की सभी 10 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती हैं, गाजीपुर की लगभग सभी सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती हैं, मऊ में सिर्फ समाजवादी पार्टी 1 सीट हारी है, तो अंबेडकर नगर की समाजवादी पार्टी ने सीटें जीती हैं, बस्ती में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा है। तो जहां पूर्वी उत्तर प्रदेश में धर्म आधारित राजनीति से ज्यादा जाति आधारित राजनीति होती है वहां पर सपा का प्रदर्शन अच्छा रहा। लेकिन अब देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां ध्रुवीकरण रहता है और हुआ भी 2013 से लगातार देखते आए हैं, वहां पर सपा का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। और अवध में भी यही देखने को मिला, उन्नाव की सारी सीटें सपा हार गई। तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर प्रदर्शन खराब रहा, लेकिन जाहिर सी बात है वोट शेयर
35% के ऊपर है, लेकिन सीटें नहीं जीती। बहुत सारी सीटें हैं जहां लगभग 60 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां पर जीत हार का मार्जिन 5000 के नीचे है। कुछ में तो समाजवादी पार्टी जो है 500 से कम वोटों से हारी है। तो काफी लड़ाई नजदीकी थी, लेकिन बीजेपी का वोट शेयर पहले भी इतना था और इस बार मायावती का कमजोर हो जाना भी बीजेपी के लिए फायदेमंद रहा। बिल्कुल सौरभ, और जिस तरह से आप लोग जमीन पर जब बात कर रहे थे, जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर थोड़ा बहुत नजर आ रहा था, वो भी कहीं ना कहीं लगा कि वोटर जो है उन्होंने मन में रखी हुई थी अपनी चीजें और वो शायद बोल कुछ और रहे थे और उन्होंने किया कुछ और है। ये भी एक फैक्टर होता है। बहुत शुक्रिया सौरभ आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो 37 सालों में पहली बार जो है ऐसा होने जा रहा है जब कोई पार्टी उत्तर प्रदेश में दोबारा सत्ता में वापसी कर रही है और बीजेपी ने वो करके दिखा दिया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। चुनावी खबरें जो हैं अभी जारी है और अब बात करते हैं पंजाब की, जहां पर आम आदमी पार्टी ने बड़ा उलटफेर करते हुए मौजूदा सत्ताधारी कांग्रेस को न सिर्फ सत्ता से बाहर कर दिया, बल्कि आम आदमी पार्टी का ऐसा तूफान चला पंजाब में कि कांग्रेस और अकाली दल के बड़े बड़े सूरमा इस बार चुनाव अपना हार गए हैं। नतीजा ये कि अब आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल दिल्ली और पंजाब के रास्ते देश की राजनीति में एक तरह से कह सकते हैं कि धमाकेदार एंट्री अब कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी ने पंजाब की 117 में से 90 सीटों पर जीत हासिल कर नया इतिहास रच डाला है। 48 साल के भगवंत मान पंजाब के अगले मुख्यमंत्री होंगे, जो शहीद आजम भगत सिंह के गांव खटकड़ कला में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भगवंत मान आज दिल्ली भी पहुंच रहे हैं। आज वो अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करेंगे। भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने मिलकर यहां पर जमकर प्रचार किया था और एक तरह से आम आदमी पार्टी ने 5 राज्यों में से सबसे ज्यादा जोर जो लगाया था वो पंजाब में ही लगाया था। और यहां पर जो कांग्रेस की कलह चल रही थी, जो बीजेपी के खिलाफ माहौल था, उसका पूरा फायदा आम आदमी पार्टी उठाती हुई यहां पर नजर आई है। और जीत भी ऐसी दर्ज की है आम आदमी पार्टी ने कि पिछले 60 सालों का रिकॉर्ड एक तरह से तोड़ दिया है। सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी बन गई है पिछले 60 सालों में पंजाब में। आम आदमी पार्टी को 117 में से 92 सीटें जो है वो हासिल हुई हैं। और आप एक आंकड़ों के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि अब तक क्या स्थिति रही है पंजाब में। तो 60 सालों में पहली बार ऐसा है जो पार्टी इतने बड़े बहुमत से इतनी ज्यादा सीटें जीत कर आई है और वो आम आदमी पार्टी ने कर दिखाया। 1962 से 2022 तक पहली बार ऐसा हो रहा है। तो कई बड़े चेहरे जो हैं वो यहां पर धराशायी हो गए हैं। अगर हम पंजाब की बात करें यहां पर, तो मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जो हैं वो अपनी दोनों सीटें यहां पर हार गए हैं। और अगर हम बात करें कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, वो अपनी सीट हार गए। उनके साथ जो मुकाबले में थे विक्रम मजीठिया, वो हार गए। और यहां पर आम आदमी पार्टी की जीवनजोत कौर, डॉक्टर जीवनजोत कौर हैं, वो उन्होंने जीत हासिल की है। कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी के साथ गए। कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी हार का सामना करना पड़ा है, उन्होंने भी अपना गढ़ खो दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल अपने ही गढ़ लांबी में हार गए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े बड़े दिग्गज पंजाब के, जो दशकों से पंजाब की राजनीति पर अपनी छाप छोड़े हुए हैं, सत्ता में काबिज रहे हैं, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी का ऐसा तूफान आया कि कोई भी दिग्गज यहां पर टिक नहीं पाया है। और सिर्फ प्रकाश सिंह बादल ही नहीं, अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल जो हैं वो भी जलालाबाद से हार गए हैं और उन्हें भी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के हाथों ही शिकस्त मिली है। तो आम आदमी पार्टी ने पंजाब की जनता से दिल्ली की तर्ज पर बेहतर स्वास्थ्य शिक्षा सेवाओं की बात की थी। जाति धर्म और पंजाब के डेरा की जो राजनीति है उसको शिकस्त देते हुए 117 में से 92 सीटों पर जीत दर्ज की है। लैंडस्लाइड विक्ट्री इसे कहा जा रहा है और कहा जाएगा भी, क्योंकि ऐसी जीत 60 सालों में आज तक किसी भी पार्टी ने पंजाब में हासिल नहीं की है। तो दिग्गजों जो थे उनको हमने आपको दिखाया कि किस तरह से उन्होंने हार का सामना किया है। और कांग्रेस सरकार के 18 में से 11 मंत्री जो हैं वो भी हारे हैं और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू तक हार गए हैं। तो किस तरह से कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। जीत के क्या क्या फैक्टर्स रहे हैं, क्या रीजन रहे हैं जीत के। एक तरह से अगर इन पे बात की जाए तो बदलाव का शोर जो है वो लगातार वहां पर देखने को मिल रहा था। जब हमारे संवाददाता भी जमीन पर पंजाब की जनता से बात कर रहे थे तो वो बार बार कह रहे थे कि अब बदलाव होना चाहिए। और खुद अरविंद केजरीवाल ने बदलाव की बात की। दिल्ली मॉडल को बार बार वो उदाहरण के तौर पर हर राज्य में रख रहे थे और पंजाब में भी उन्होंने कहा था एक बार मौका दीजिए, आपने सभी पार्टियों को मौका दिया है। युवाओं और महिलाओं का समर्थन उन्हें जबरदस्त मिला है और युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए उन्होंने कई बड़े ऐलान भी किए थे, ये भी हम जानते हैं। भगवंत मान को सीएम उम्मीदवार बनाना भी कहीं ना कहीं एक तरह से एक अलग तरह का फैक्टर जो है वो आम आदमी पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हुआ।
क्योंकि बहुत ही ज़मीन से जुड़े हुए उन्हें बताया जा रहा है। एक बहुत ही छोटे साधारण से परिवार से निकल के वो आगे बढ़े और जो आम आदमी पार्टी थी उसको परंपरा से आगे काम का वादा जो था वो भी यहाँ पर दिया। और उसके बाद ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी की जो सभाएं होती थी किस तरह की जीत दर्ज की और ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए। उत्तराखंड की बात करते हैं, यहां पर भी बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। उत्तराखंड में अब यह सिलसिला भी टूट गया है कि 5 साल सत्ता में रहने वाली पार्टी दोबारा सत्ता पर काबिज नहीं होती। 3 मुख्यमंत्री बदलने के बाद भी यहां पर बीजेपी ने सत्ता में वापसी की है, लेकिन मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए। तो ऐसे में कौन बनेगा उत्तराखंड का मुख्यमंत्री, ये एक बड़ा सवाल है। देहरादून में बीजेपी मुख्यालय में जश्न भी है और थोड़ा गम भी। उत्तराखंड में आज तक लगातार दूसरी बार किसी एक पार्टी की सरकार नहीं आई थी। बीजेपी एक तरफ तो इस मिथक को तोड़ने में कामयाब रही, लेकिन दूसरी ओर उसका नेतृत्व कर रहे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पुष्कर धामी अपनी सीट खटीमा से करीब 7,000 वोट से हार गए। लगातार मिथक था कि एक बार भाजपा आती है, एक बार कांग्रेस आती है, और आज उत्तराखंड के अंदर नया इतिहास बन गया है। इसलिए उत्तराखंड के अंदर सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। हमने इसके लिए संकल्प लिया है, हम इस पर पूरा का पूरा काम करेंगे। इसके बावजूद बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रहलाद जोशी और कैलाश विजयवर्गीय बार बार पुष्कर धामी के नेतृत्व और काम की सराहना करते दिखे। निश्चित रूप से एक चुनौती वाला काम था। मराठी में जब शिवाजी महाराज की सेना मुगलों के ऊपर हमला करने गई और उनके सेनापति का निधन हो गया, युद्ध में मुगलों को हरा दिया, तब शिवाजी ने कहा था कि सिंह गेला गढ़ आला। वो आज मुझे स्मरण आ गया। चुनाव के अंदर हार जीत चलती है, पर पार्टी का एक कार्यकर्ता किस डिटर्मिनेशन के साथ, किस इच्छा शक्ति के साथ कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाकर एक बड़ी छलांग मारता है, उसका उदाहरण है पुष्कर धामी जी। उधर जीत की उम्मीद लगाए कांग्रेस को झटका लगा है। उसके वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी चुनाव हार गए। कांग्रेस जनों और कांग्रेस नेतृत्व के बहुत प्रयासों के बावजूद भी हम उत्तराखंड की जनता का विश्वास जीतने में थोड़े कम रह गए। अगर लोगों ने विपक्ष के रूप में हमको अपनी भूमिका अदा करने का जो आदेश दिया है, एक बड़े हुए मैंडेट के साथ दिया है, हम उसको पूरे प्राणपण से, पूरी निष्ठा से निभाएंगे। चुनाव है तो हार जीत भी, रिकॉर्ड बनते भी हैं, रिकॉर्ड टूटते भी हैं। कहीं खुशी होती है तो कहीं गम भी, क्योंकि एक मेहनत होती है और मेहनत पे उम्मीद टिकी होती है, पर इसको आंकती जनता है। उत्तराखंड के देहरादून से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। उधर गोवा में बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब रहने जा रही है। 40 सीटों की इस विधानसभा में बीजेपी को 20 सीटों पर जीत हासिल मिली है। सिर्फ आंकड़े से 1 सीट दूर बीजेपी ने पहले ही महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी और निर्दलियों को अपनी तरफ कर लिया है, यानी कि यहां पर भी राहत, बिल्कुल उनके लिए राह जो है आगे की आसान है। हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा की रिपोर्ट। एग्जिट पोल में जिस गोवा में कांटे की टक्कर बताई गई, वहां बीजेपी आसानी से सरकार बनाने में कामयाब हो रही है। गोवा की कुल 40 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने 20 सीटों पर जीत हासिल की। महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी के 2 और 3 निर्दलियों ने भी बीजेपी का समर्थन किया है, जिसके बाद बहुमत के लिए जरूरी 21 सीटों का आंकड़ा बीजेपी ने आसानी से पार कर लिया। हम तो सरकार बना रहे हैं, 20 सीट भारतीय जनता पार्टी के आए हैं। मैं पूरे गोवा की जनता का आभार व्यक्त करता हूं, केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं, और 3 इंडिपेंडेंट हमें सपोर्ट कर रहे हैं, एमजीपी भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं। वो सपोर्ट दे रहे हैं तो हम सपोर्ट ले रहे हैं। सर, एक सवाल ये है कि मुख्यमंत्री पद पे क्या आप बने रहेंगे, इसके आगे अध्यक्ष कहेंगे। कांग्रेस को विधायकों की खरीद फरोख्त किए जाने का शक था, जिसकी वजह से उसने पहले ही अपने उम्मीदवारों को एक रिजॉर्ट में भेज दिया। गुरुवार के दिन नतीजे आने से पहले भी कांग्रेस को भरोसा था कि उनकी सरकार बन रही है, इसलिए राज्यपाल से शाम का समय भी मांगा था। कांग्रेस को 11 सीटों पर जीत मिली। वो अपनी हार के लिए
दूसरी पार्टियों को जिम्मेदार ठहरा रही है। The winning party, the BJP, बीजेपी को 33% वोट मिले। बहुत लोगों ने बीजेपी के खिलाफ मतदान किया, लेकिन ये वोट कई पार्टियों में बंट गए, जिसकी वजह से बीजेपी को 20 सीटों पर जीत मिली। voted against the BJP, but those votes were split among many parties, which gave the BJP an opportunity to win 20 seats. बीजेपी को मिली जीत के बावजूद पणजी से मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर के खिलाफ चुनाव जीतने वाले बाबूश मोन्सेराटी ने नाराजगी जताते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी के लोगों ने उन्हें वोट नहीं दिया। नहीं, मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि मेरी जीत की जो मार्जिन है वो कम हुई। मेरी को ऐसा लगता है श्योर है कि बीजेपी कोर कार्यकर्ता हैज वोटेड अगेंस्ट मी। तो फिर इसे आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि अभी भी आप नाउ द वोट इज डन, नो, सो आई हैव सीन, आई विल गेट इट अप टू द पार्टी हाई कमांड। बीजेपी पहले गुरुवार शाम को ही राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा करने वाली थी। अब वो आंकड़े मजबूत होने पर कुछ दिन बाद सरकार बनाने का दावा करेगी। ऐसा है कि अगर हमारी सीटें कम आती तो दौड़ भाग करके राज्यपाल जी के पास जाने की आवश्यकता थी। अब तो पूरी मेजॉरिटी है, तो हमारा पूरा प्रोसेस हम फॉलो करेंगे, पार्टी का प्रोसेस है वो करके राज्यपाल जी के पास जाएंगे। बीजेपी ने अब तक गोवा के लिए मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान नहीं किया है। गोवा के मौजूदा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जहां इसके मुख्य दावेदार हैं, तो वहीं गोवा में और भी कई प्रत्याशी हैं जो मुख्यमंत्री पद मिलने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में पार्टी की ओर से आखिरी फैसला क्या लिया जाता है, ये देखना अहम होगा। पणजी से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। मणिपुर विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। मणिपुर चुनाव में बीजेपी ने 32 सीटों पर जीत दर्ज की है। एनपीपी को 7, जेडीयू को 6 और कांग्रेस को 5 ही सीटें मिल सकी हैं। जीत के बाद इम्फाल में बीजेपी के दफ्तर में जमकर जश्न मनाया गया, जबरदस्त आतिशबाजी हुई और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह भी झूमते हुए नजर आए। गृहमंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री और पूरे मणिपुर की जनता का शुक्रिया अदा किया। नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक और मेरे साथ हैं अदिति राजपूत। शुरुआत कर रहे हैं हम 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और बीजेपी ने 5 में से 4 राज्यों में शानदार जीत हासिल की है और ये वही राज्य है जहां बीजेपी पहले से सत्ता में थी। बीजेपी ने साबित कर दिया कि चुनाव में बीजेपी को हराना विपक्ष के लिए आसान काम नहीं है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने एक बार फिर से वापसी की और 37 सालों में ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई पार्टी, कोई मुख्यमंत्री दोबारा सत्ता में वापसी कर रहे हैं। कई मिथक यहां पर बीजेपी ने तोड़ दिए हैं। जीत के बाद लखनऊ से लेकर दिल्ली तक जश्न मना। लखनऊ के बाद बीजेपी दफ्तर में जीत की होली भी खेली गई। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास को जनता का आशीर्वाद मिला है। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता ने विपक्ष को सबक सिखा दिया है और अब बारी मुद्दों पर फिर से खरे उतरने की है। तो यहाँ पर जश्न मनाया गया, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने काफी यहाँ पर अच्छा काम किया क्योंकि वोट प्रतिशत भी यहाँ पर सपा का बड़ा है। अगर सपा और सहयोगियों की बात करें तो 36% वोटों का इजाफा हुआ है। अखिलेश यादव की पहली प्रतिक्रिया इस चुनावी नतीजों के बाद आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने ट्वीट किया है, लिखा है कि उत्तर प्रदेश की जनता को हमारी सीटें 2.5 गुनी व मत प्रतिशत 1.5 गुना बढ़ाने के लिए हार्दिक धन्यवाद। हमने दिखा दिया है कि बीजेपी की सीटों को घटाया जा सकता है। भाजपा का ये घटाव निरंतर जारी रहेगा। आधे से ज्यादा भ्रम और छलावा दूर हो गया है। बाकी कुछ दिनों में हो जाएगा। जनहित का संघर्ष जीतेगा। ये अखिलेश यादव का ट्वीट है। और सौरभ शुक्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, यहां पर काफी कह सकते हैं कि दोबारा से सत्ता में अब वापसी हो गई है बीजेपी की। आपसे ये समझना चाह रहे हैं, हमने अभी दिखाया अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया आई है। अखिलेश यादव ने जबरदस्त टक्कर यहां पर दी है, सीटों में बहुत इजाफा हुआ है। अकेले अगर सपा की सीटों की बात करें तो 111 सीटें आई हैं। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट ये बता रही है, नतीजे हैं। आपसे समझना चाह रहे हैं इस बार चुनाव में उत्तर प्रदेश में क्या कुछ काम किया और क्या कुछ सपा के लिए काम वैसा नहीं कर पाया जिसकी उम्मीदें सपा ने की थी। क्या एक प्रोजेक्शन जैसे कि यहां पर योगी और मोदी को दिखाया गया सेल्फलेस काम करना की नीयत को लेकर, क्या ये ट्रिगर करा लोगों को?
देखिए, सबसे बड़ी बात है कि समाजवादी पार्टी को लगा कि जो जाति का समीकरण उन्होंने साधे, उनको बहुत उम्मीदें थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। जयंत चौधरी साथ आ गए थे, किसान आंदोलन हुआ था, खत्म हुआ, लोगों में नाराजगी थी। अखिलेश यादव को लगा कि जो 2013 के दंगे हुए थे मुजफ्फरनगर, उसकी वो जो खाई है वो पट गई है। लेकिन इस बार देखिए, तमाम जो पत्रकार भी गए थे, सब में यही कहा कि इस बार ध्रुवीकरण नहीं हो रहा है, ध्रुवीकरण नहीं हो रहा है। लेकिन ध्रुवीकरण था, लेकिन लोगों ने बोला नहीं, वो पहले से हो चुका था और लोग अपने दिल में रखे हुए थे उन बातों को। यही वजह है कि जो बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी थी पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो काफ़ी एक कह लीजिए कि धर्म को लेकर के काफ़ी तमाम बयानबाजी किए गए। जिन्ना का मुद्दा था, पाकिस्तान समर्थक बोला गया, तमंचावादी, औरंगजेब, फिर हिजाब का मुद्दा यूपी उत्तर प्रदेश के चुनाव में ठीक पहले चरण से 2 दिन पहले ही उठाया गया, तो वहां पर बहुत नुकसान हुआ समाजवादी पार्टी को। सिर्फ राष्ट्रीय लोकदल 8 सीटें जीत पाई, तो वहां पर एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। दूसरी तरफ देखा कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज्यादा जाटव हैं मुसलमानों के बाद, उनका बहुत सारा वोट है वो शिफ्ट हो गया, मायावती का वोट शिफ्ट हो गया बीजेपी के पास। तो ये 2-3 चीजें, और बीजेपी के लिए फ्री राशन, राष्ट्रवाद, कानून व्यवस्था का मुद्दा, और इसके अलावा जैसे कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से अंत में मेहनत की और ये कहा, लोग कहने लगे कि भले रे योगी जी क्या करेंगे, योगी जी के तो परिवार भी नहीं है, वो जनता के लिए काम करते हैं। जो नैरेटिव था ये सारा बीजेपी ने अपना नैरेटिव कम्युनिकेट किया। जी सौरभ, आप योगी जी की बात कर रहे हैं और बीजेपी में अंदर खाने लगातार ये बात चर्चा चलती रहती है कि मोदी के बाद आखिर कौन उनका उत्तराधिकारी होगा। तो इस जीत के बाद योगी के लिए ये राह भी आसान हो गई है? बहुत कठिन सवाल है अदिति, देखिए तो अब ये तो बीजेपी तय करेगी, लेकिन जो जाहिर सी बात है, योगी उत्तर प्रदेश में इतिहास है कि 36 साल में कोई दोबारा जीता नहीं, और योगी आदित्यनाथ जीते भी हैं और बहुत थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ जीते, 270 प्लस, और उनकी अगुवाई में ही चुनाव लड़ा गया। भले ही लोग कुछ भी कहते रहे, मोदी जी ने प्रचार तो राजस्थान में भी किया था, छत्तीसगढ़ में भी किया था, लेकिन वहाँ पे सपा, वहाँ पर ये बीजेपी हारी थी। लेकिन यहाँ पर योगी का फैक्टर बहुत काम किया, और योगी ने कोविड के बाद, देखिए अदिति, जो कोविड के बाद हर जिले का दौरा किया, और तमाम उनका जो उनकी जो पर्सनालिटी भी है वो भी काफ़ी स्ट्रांग है। तो अब लोग अपने अपने मायने निकालेंगे कि योगी के बाद, मोदी के बाद अमित शाह या योगी, या अमित शाह नहीं तो योगी, क्या होगा क्या नहीं होगा नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, इस जीत के बाद योगी का कद बहुत बड़ा है। और देखिए, जिस राज्य में चुनाव होते हैं आदिति, प्रधानमंत्री मोदी के बाद सबसे ज्यादा जो प्रचार की डिमांड होती है वो योगी आदित्यनाथ की होती है। योगी आदित्यनाथ केरल से लेकर के आसाम से लेकर के हर जगह प्रचार करते हैं। बिल्कुल, उनकी डिमांड है, उनको चाहता है प्रत्याशी। जी सौरभ, यहाँ पे इंटरेस्टिंग रहेगा इस बार जो मंत्रिमंडल बनेगा, क्योंकि 11 मंत्री इस बार हार गए हैं योगी सरकार के। कैसा होगा, शपथ ग्रहण कब होगा, लगातार आपसे अपडेट रहते रहेंगे। और आपने कहा कि कई मिथक टूटे हैं, तो एक मिथक ये भी टूटा है कि नोएडा में जो मुख्यमंत्री जाता है वो वापस मुख्यमंत्री के पद पर नजर नहीं आता या उसकी सरकार नहीं आती, लेकिन वो मिथक भी यहाँ पर योगी जी ने तोड़ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ हमसे जुड़ने के लिए। कासगंज वाला नहीं टूटा। जी आगे बढ़ते हैं। शुक्रिया सौरभ आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन इस जीत का मजा थोड़ा सा इसलिए किरकिरा हो गया जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को हार का सामना करना पड़ा। समाजवादी पार्टी गठबंधन की उम्मीदवार पल्लवी पटेल ने सिराथू विधानसभा सीट से उन्हें 7,337 से ज्यादा वोटों से हरा दिया है। हालांकि इस दौरान सिराथू में आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जबरदस्त हंगामा भी हुआ है, पथराव के साथ साथ फायरिंग हुई। जिस वक्त ये सब हंगामा हो रहा था उस वक्त सपा गठबंधन की उम्मीदवार पल्लवी पटेल मतगणना केंद्र पर मौजूद थी। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर हालांकि कहा है कि मैं जनता के फैसले को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करता हूं। और आपको हम ग्राफिक्स के जरिए अब समझाने की कोशिश करते हैं, आंकड़े बताते हैं कि वोट प्रतिशत उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो जिन राज्यों में चुनाव यहां पर हुए हैं, उत्तराखंड को छोड़कर सभी राज्यों में बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ा है, और उत्तराखंड को छोड़कर सभी राज्यों में कांग्रेस का वोट प्रतिशत घटा है। आप इस ग्राफिक्स के जरिए समझ पा रहे हैं कि यूपी में आप देख रहे हैं कि अगर हम 5 में से 4 राज्यों की बात करें, यूपी, मणिपुर, गोवा, पंजाब और उत्तराखंड, तो सिर्फ उत्तराखंड छोड़ के बाकी राज्यों में कांग्रेस का वोट प्रतिशत घटा है। और अब आपको दिखाते हैं वो इलाके जहां पर समाजवादी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। समाजवादी पार्टी ने रोहिलखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और अवध इलाके में अच्छा प्रदर्शन किया है। वहीं बीजेपी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्व यूपी, दोआब और बुंदेलखंड इलाके में अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसमें से कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने जरूर चौंकाया है।
और यूपी में बीएसपी, कांग्रेस और अन्य पार्टियों के वोट प्रतिशत में 18% की कमी आई और वो वोट कहां गया है, इसका फायदा किसको मिला है आपको बता दें, बीजेपी और समाजवादी पार्टी को। इन 18 में से वोट प्रतिशत 4% बीजेपी के खाते में चला गया और समाजवादी पार्टी को 14% वोट मिला है। ये हम बात कर रहे हैं बीजेपी प्लस और सपा प्लस की। तो इस विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के वोट शेयर्स में वृद्धि हुई है 14% की और बीजेपी के वोट फीसदी जो है वोट शेयर जो है उसमें 4% का इजाफा देखा गया है, लेकिन बावजूद उसके सपा सरकार नहीं बना पाई। और ये आप कासगंज की सीट देख रहे हैं, जो यहां से जीतता है उसकी सरकार बनती है। 13वीं बार भी ऐसा हुआ। कासगंज की सीट से बीजेपी के देवेंद्र सिंह 52% से ज्यादा वोटों से जीते और सत्ता में वापसी हुई है बीजेपी की। तो 5 में से 4 राज्यों में शानदार जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में बीजेपी के मुख्यालय पर पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया और इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जीत का चौका मार दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यूपी में सालों बाद कोई सरकार लगातार दूसरी बार सत्ता में आई है और प्रधानमंत्री मोदी के मुताबिक चुनावों में जीत से गरीब हितैषी सरकार पर मोहर लगी है। उन्होंने विपक्ष पर वार करते हुए कहा कि कुछ लोगों ने जातिवाद को लेकर यूपी को बदनाम किया, लेकिन यूपी ने विकासवाद की राजनीति को चुना है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश की जनता परिवारवाद की राजनीति का सूर्यास्त कर देगी। बोले कि इन चुनावों ने 2024 के चुनाव के नतीजे भी तय कर दिए हैं। चुनाव नतीजों के बाद कुछ पॉलिटिकल ज्ञानियों ने कहा था 2019 में जब लोकसभा में हम दोबारा जीत करके आए तो उस ज्ञानियों ने कहा था कि भाई 2019 के जीत में क्या है, ये तो 2017 में ही तय हो गई थी, क्योंकि 2017 में यूपी का रिजल्ट आया था। मैं मानता हूं इस बार भी ये ज्ञानी जरूर कहने की हिम्मत करेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। और अब पंजाब की बात करते हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी ने पंजाब का इतिहास ही बदल कर रख दिया है। आज तक पंजाब में किसी भी पार्टी ने इतने बड़े बहुमत से सत्ता हासिल नहीं की है। सत्ताधारी कांग्रेस को न सिर्फ सत्ता से बाहर किया, बल्कि आम आदमी पार्टी का ऐसा तूफान चला कि कांग्रेस और अकाली दल के बड़े बड़े सूरमा इस चुनाव में हार गए। बिल्कुल, और आपका जो सिंबल है झाड़ू, एक तरह से सफा कर दिया उसने सभी पार्टियों को। 92 सीटें 117 में से लेकर आना कोई छोटी बात नहीं होती। और एक सपना भी कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का पूरा हुआ। वो चाहते थे एक पूरा स्टेट के कहीं ना कहीं एक उनकी सरकार वहां बननी चाहिए। अब आम आदमी पार्टी को पंजाब में मौका मिल गया है और आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली और पंजाब के रास्ते देश की राजनीति में धमाकेदार उनकी एंट्री हो चुकी है। हमारे नेशनल कन्वीनर जिन्होंने पार्टी बनाई, उनसे मिलने जा रहा हूं, उनको बधाई देने जा रहा हूं और उसके बाद पंजाब में काम करेंगे। हमारे वालों को राजस्थान या कहीं लेके जाने की जरूरत नहीं है, हमारे वाले सभी ईमानदार हैं। हाँ जी, खटकड़ कला में ओथ लेंगे भगत सिंह जी के गांव में, पैतृक गांव में। कल मैं गवर्नर साहब ਨੂੰ मिलूंगा, आज टाइम लवांगे होना, तो कल मैं गवर्नर साहब ਨੂੰ मिलूंगा ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ओथ सैरेमनी हो जाएगी ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ बाਅਦ काम शुरू हो जाएगा पंजाब। कर रहे हैं पंजाब का, जहां पर हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली मौजूद है। मोहम्मद, इस तरह की जीत की उम्मीद तो शायद आम आदमी पार्टी भी नहीं कर रही होगी, लेकिन कांग्रेस की जो अंदरूनी लड़ाई थी और बीजेपी के खिलाफ वो लहर थी, वो सब सारे जो नाराजगी थी उसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिला है। जी देखिए, पंजाब ने बिल्कुल मन बना लिया था कि जो रवायती पार्टियां हैं उनसे बाहर निकलकर किसी तीसरे ऑल्टरनेटिव को हमने वोट देना है। और ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें कि 2014 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो पंजाब उस वक्त भी इतना ही दोनों पार्टियों से उब चुका था, तभी जाकर आम आदमी पार्टी को 4 सीटें आई थी और 4 MP बने थे, जिसमें एक भगवंत मान होते थे। तो पंजाब हमेशा से एक बदलाव के लिए तैयार रहा है या बदलाव की मांग करता रहा है। इस बार वो बिल्कुल उफान पर था।
क्योंकि जब अकाली दल की सरकार 2017 में गई थी तो उस वक्त अकाली दल ने 10 साल राज किया था, 2007 से 2017 तक। उस 10 साल के बाद भी बिल्कुल ऐसा ही माहौल था। उस वक्त भी आम आदमी पार्टी को यही बात लग रही थी कि बदलाव होगा तो शायद उनको मौका मिले, लेकिन उस वक्त कांग्रेस को मौका दे दिया पंजाब ने। और कांग्रेस के 5 साल के राज के बाद 22 में बिल्कुल मामला क्लियर था, साफ था। क्योंकि अगर आप देखें कि अमरिंदर सिंह ने अपने चुनावी वायदों में एक टाइम फ्रेम लगा दिया था कि मैं 4 हफ्ते में ये कर दूंगा या नशे को खत्म कर दूंगा, या जो भी वायदे किए उस पर एक टाइमलाइन लगा दिया। और जब भी आप चुनावी वायदों पर टाइमलाइन लगाते हैं तो उसको लोग याद जरूर रखते हैं। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे, तो ये भी एक फैक्टर था। दूसरी बात कि हाँ, जिस तरह से कांग्रेस ने अपने वायदे पूरे नहीं किए और उसको लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं थे, इसको देखते हुए इस बार आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत जो कहते हैं वो मिला है। उम्मीदें भी ज्यादा हैं, मसले भी कई हैं, लेकिन जरूर आम आदमी पार्टी ने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और क्रेडिट भगवंत मान को जरूर जाता है, क्योंकि जब पार्टी के कई दीगर नेता 2014 के बाद से पार्टी छोड़ते चले गए, वो पार्टी में बने रहे, अपने पद पर बने रहे, मेहनत करते रहे, और उसी मेहनत का सिला है कि आज 92 सीटों के साथ अकेली पार्टी है, किसी अलायंस में नहीं है, और सारे ही इलाकों में पंजाब से हर इलाके से उनको सीट मिली है। बिल्कुल, हर इलाके से सीट मिली है यही, और वोट प्रतिशत भी जो है काफी अच्छा रहा। 42% वोट मिला है और 92 सीटें मिली है। छोटी मोटी जीत नहीं, बम्पर जीत कह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गजाली विस्तार से बताने के लिए। और वहीं दिल्ली में आज आ रहे हैं भगवंत मान, वो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली के जो हैं उनसे मुलाकात करेंगे। आपके संयोजक भी है अरविंद केजरीवाल। आगे देखते हैं कि शपथ ग्रहण कब होगा। और अब बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां बीजेपी की सरकार दोबारा बनने जा रही है। उत्तराखंड में ये सिलसिला भी टूट गया कि जो 5 साल सत्ता में पार्टी रहती है, दोबारा सत्ता में काबिज नहीं हो पाती, ये भ्रम भी टूटा है। बिल्कुल, और 3 मुख्यमंत्री बदलने के बाद भी जया यहां पर सत्ता में वापसी की है तो बड़ी बात है। मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पुष्कर सिंह धामी लेकिन चुनाव हार गए हैं, तो ऐसे में कौन बनेगा उत्तराखंड का मुख्यमंत्री, ये सवाल अभी बना हुआ है। देहरादून में बीजेपी मुख्यालय में जश्न भी है और थोड़ा गम भी। उत्तराखंड में आज तक लगातार दूसरी बार किसी एक पार्टी की सरकार नहीं आई थी। बीजेपी एक तरफ तो इस मिथक को तोड़ने में कामयाब रही, लेकिन दूसरी ओर उसका नेतृत्व कर रहे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पुष्कर धामी अपनी सीट खटीमा से करीब 7,000 वोट से हार गए। लगातार मिथक था कि एक बार भाजपा आती है, एक बार कांग्रेस आती है, और आज उत्तराखंड के अंदर नया इतिहास बन गया है। इसलिए उत्तराखंड के अंदर सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। हमने इसके लिए संकल्प लिया है, हम इस पर पूरा का पूरा काम करेंगे। इसके बावजूद बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रहलाद जोशी और कैलाश विजयवर्गीय बार बार पुष्कर धामी के नेतृत्व और काम की सराहना करते दिखे। निश्चित रूप से एक चुनौती वाला काम था। मराठी में जब शिवाजी महाराज की सेना मुगलों के ऊपर हमला करने गई और उनके सेनापति का निधन हो गया, युद्ध में मुगलों को हरा दिया, तब शिवाजी ने कहा था कि सिंह गेला गढ़ आला। वो आज मुझे स्मरण आ गया। चुनाव के अंदर हार जीत चलती है, पर पार्टी का एक कार्यकर्ता किस डिटर्मिनेशन के साथ, किस इच्छा शक्ति के साथ कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाकर एक बड़ी छलांग मारता है, उसका उदाहरण है पुष्कर धामी जी। उधर जीत की उम्मीद लगाए कांग्रेस को झटका लगा है। उसके वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी चुनाव हार गए। कांग्रेस जनों और कांग्रेस नेतृत्व के बहुत प्रयासों के बावजूद भी हम उत्तराखंड की जनता का विश्वास जीतने में थोड़े कम रह गए। अगर लोगों ने विपक्ष के रूप में हमको अपनी भूमिका अदा करने का जो आदेश दिया है, एक बड़े हुए मैंडेट के साथ दिया है, हम उसको पूरे प्राणपण से, पूरी निष्ठा से निभाएंगे। चुनाव है तो हार जीत भी, रिकॉर्ड बनते भी हैं, रिकॉर्ड टूटते भी हैं। कहीं खुशी होती है तो कहीं गम भी, क्योंकि एक मेहनत होती है और मेहनत पे उम्मीद टिकी होती है, पर इसको आंकती जनता है। उत्तराखंड के देहरादून से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।
एनडीटीवी बीप्स में सबसे पहले आपको दिखाते हैं भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली की दरिया दिली का वीडियो। अपना 100वां टेस्ट मैच खेलने उतरे कोहली ने अपने दिव्यांग फैन को एक खास तोहफा दिया। और ड्रामा सीरीज यूफोरिया के अभिनेता का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। वो इस सीरीज में काम करने से पहले एक रेस्टोरेंट में काम करते थे, जिसका वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। पंजाब में चुनाव के नतीजे तो आ चुके हैं, लेकिन उससे पहले चरणजीत सिंह चन्नी का बकरी का दूध निकालने का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। हालांकि वो अपनी दोनों सीटों से हार गए हैं। पूरा एक्सपर्ट बनता है मैं। अरे वाह। पीछे देखिए तार डिगता नहीं। इधर आ जा भैया, फड़ी जरा मैं दोनों हाथों नाल चो के दिखावां। मैं बहुत तारा चोई है, ये दोए मंगा लेने जी हैं दिल्ली मंगा ले। अरे वाह। और गायक पी उन्नकृष्णन का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो अपनी बेटी के बालों को गूंथते नजर आ रहे हैं। और अब बात करते हैं टॉप 5 की। रोज हम आपको 5 खबरें दिखाते हैं और आप चुन सकते हैं अपनी पसंद की खबर। तो आज पहली खबर है, जिस तरह से 5 में से 4 राज्यों में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि इन नतीजों ने 2024 के रास्ते साफ कर दिए हैं और नतीजे भी तय कर दिए हैं। और यहां पर दूसरी खबर आपको बता दें कि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत 11 मंत्री योगी सरकार के हारे हैं। तीसरी खबर, पंजाब में सिर्फ आम आदमी पार्टी का जादू चला है और बाकी सब साफ हो गए हैं। चौथी खबर, रूस और यूक्रेन विदेश मंत्री की वार्ता बेनतीजा रही है। और 5वीं खबर, यूक्रेन के सुमी में फंसे भारतीय छात्र जो थे अब वो वतन लौटने लगे हैं। तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाएं, इस पोल में हिस्सा लें और अपनी पसंद की खबर चुनें। उस खबर को हम आपको विस्तार से दिखाएंगे।